हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, हम लोग ई दृष्टि वार्षिकांक 2022 के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से वे सभी देख सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वही प्रश्नों की चर्चा की गई है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत हम लोग केंद्रीय बजट को देखेंगे और साथ में आर्थिक समीक्षा 2021-22 को देखेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी करंट अपडेट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को इसमें आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक परिदृश्य से। पहले प्रश्न से पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। इसके अनुसार देश में कितने मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, खाद्यान्न उत्पादन हुआ है? तो कितने मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है? तो 316.06 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में हुआ है। ठीक है, और इसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन में सभी इसमें देखते हैं। गेहूं का उत्पादन 111.3 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, और पोषक और मोटे अनाज 49.86 मिलियन टन, और मक्का की बात किया जाए 32.42 मिलियन टन, और दलहन की बात किया जाए 26.96 मिलियन टन। चावल की बात किया जाए चावल 127.93 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, और चना 13.12 मिलियन टन, और तूर की बात किया जाए तो 4 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुए हैं 2021-22 में। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा। और वहीं पे अखाद्य फसलों की बात किया जाए तो अखाद्य फसलों में सोयाबीन 13.12 मिलियन टन, और तिलहन 37.15 मिलियन टन, मूंगफली 9.86 मिलियन टन, और रेपसीड एवं सरसों 11.46 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है 2021-22 में। ठीक है, और गन्ना उत्पादन की बात किया जाए तो गन्ना उत्पादन में 414.04 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुए हैं। तो कपास की बात किया जाए तो कपास 34.06 मिलियन गांठे रिकॉर्ड उत्पादन हुए हैं। पटसन एवं मेस्ता ये 9.57 मिलियन गांठे रिकॉर्ड उत्पादन हुए हैं वर्ष 2021-22 में। ठीक है, इन सभी को आप सभी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस पेमेंट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड को। ठीक है, तो जनवरी 2022 में एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। वहीं दिसंबर 2021 में आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अनुसूचित बैंक का दर्जा देने का उद्देश्य क्या होता है। अनुसूचित बैंक का दर्जा मिलने के बाद प्रति ग्राहक से 1 लाख रुपए तक जमा स्वीकार कर सकते हैं, और किसी भी रूप में लोन उधार नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त करने के बाद, और छोटे बचत खाते खोल सकते हैं, एटीएम या डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, किंतु क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 3 जनवरी 2022 को किस संस्था ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क जारी किया है? तो आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क जारी किया है। तो ऑफलाइन डिजिटल भुगतान का अर्थ है बिना इंटरनेट के भुगतान, और इसका उद्देश्य है छोटे मूल्य के भुगतान को सुविधाजनक बनाना, और प्रति लेन देन की सीमा को 200 रुपये और समग्र लेन देन की सीमा 2000 रुपये तक रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मजदूरी दर सूचकांक WRI का आधार वर्ष संशोधित करके क्या रखा गया है? तो वर्ष 2016 100 के बराबर रखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आधार वर्ष का सूचकांक मूल्य पारंपरिक रूप से 100 के बराबर निर्धारित किया गया है, और इससे पूर्व मजदूरी दर सूचकांक का आधार वर्ष 1963 से 65 और 100 के बराबर रखा गया था। ठीक है, 100 के बराबर निर्धारित किया गया था।
और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त होने वाले कुछ अन्य आधार वर्ष को देखते हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 है। वहीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का आधार वर्ष 2012 है और थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष 2011-12 है। और औद्योगिक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इन सभी को, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक है, ये सभी आधार वर्ष कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए आप सभी इसे ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय बजट 2022-23 को। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट को संसद में पेश किया। इसमें भारत सरकार द्वारा व्यय का कितना अनुमान है? तो 39,44,909 करोड़ रुपए अनुमानित है व्यय का। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट आपका ये प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। बजट अनुमान 2022-23 में व्यय की सबसे बड़ी मध्य केंद्रीय क्षेत्र की योजना और परियोजनाएं हैं। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा कि बजट में, केंद्रीय बजट में सबसे ज़्यादा व्यय खर्च कहाँ पे होता है? तो केंद्रीय योजना और परियोजना में होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इस मद में व्यय का बजट अनुमान 11,81,085 करोड़ रुपए है। तो ये इसका आंकड़ा ज़रूरी नहीं है कि इसका डेटा आप याद रखें, बस आपको ये योजना और परियोजना याद रखना है जहाँ पे केंद्रीय बजट का सबसे ज़्यादा व्यय होता है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये सब ध्यान दीजिएगा। बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 6.4% GDP के प्रतिशत के रूप में। ठीक है, और वहीं पे राजस्व घाटा की बात किया जाए 3.8% राजस्व घाटा अनुमानित है। और प्रभावी राजस्व घाटा की बात किया जाए 2.6% है। और प्राथमिक घाटा की बात किया जाए 2.8% अनुमानित है बजट 2022-23 में। ठीक है, ये बजट 2022-23 की बात किया जा रहा है। तो राजकोषीय घाटा कितना है? 6.04% है। ज़्यादातर प्रश्न इसी का पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 9.2%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी इसे रट के रखिए। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 9.2%। और नेक्स्ट है बजट 2022-23 में PM गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले कितने कारक प्रस्तावित हैं? तो 7 कारक प्रस्तावित हैं। ठीक है, ये 7 कारक कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ये 7 कारक है सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक और संरचना शामिल है। ठीक है, ये 7 कारक हैं। इन 7 कारक को आप सभी याद करके रखिए। जो PCS के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन 7 कारकों के नाम उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट में ये 7 कारक दे देंगे, इसमें से कोई एक चेंज कर देंगे और पूछ लेंगे कि इन 7 कारक इनमें से कौन सा कारक PM गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए नहीं निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप सभी इन 7 कारकों को याद रखिए। और वनडे एग्जाम वालों के लिए तो सिर्फ 7 कारक ही, इसका एक अंक पता होना चाहिए, 7 कारक प्रस्तावित हैं। ठीक है, बाकी इतना डीपली वनडे के लिए नहीं बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा? तो 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। तो बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा 2022-23 में? तो 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा? तो 400 रेलगाड़ियों का होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। बजट 2022-23 में इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल कितने लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है? तो 5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। ठीक है, नेक्स्ट है बजट 2022-23 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके तहत 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने हेतु तो कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट 2022-23 में हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 3.8 करोड़ परिवारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। बजट 2022-23 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक हिस्सा किस मद का है? इसे ध्यान दीजिएगा। तो राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक हिस्सा उधार एवं अन्य देयता के हैं, ये आप सभी रट के रखिए, ठीक है। तो बजट में सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है? तो उधार एवं अन्य देयता से। इसके बाद फिर माल और सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, जीएसटी सेकंड नंबर पे आता है राजस्व प्राप्ति में। इसके बाद निगम कर और आयकर से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आप सभी इसे ध्यान दीजिएगा। बजट 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 73,000 करोड़ रुपए। तो मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 73,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। वहीं बजट 2022-23 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 9,652 करोड़ रुपए। और बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 60,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। जल जीवन मिशन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी, कभी कभी ये डाटा पूछ लिया जाता है एग्जामों में। और नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 7,857 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 4,177 करोड़ रुपए। और नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, आप सभी से ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 68,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 68,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई हैं। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में फसल बीमा योजना, किसकी बात किया जा रहा है? फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 15,500 करोड़ रुपए, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 550 करोड़ रुपए आवंटित की गई हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 550 करोड़ रुपए आवंटित की गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 को आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 31 जनवरी 2022 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की। आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय क्या है? तो त्वरित दृष्टिकोण है, ठीक है। इसकी थीम त्वरित दृष्टिकोण है, इसे आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमानतः कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? तो 9.2% है। ये अभी पीछे आप सभी इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस प्रतिशत को, इस डेटा को आप सभी याद रखिए, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद की बात किया जा रहा है। इसमें वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 8 से 8.5% अनुमान है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 7.3% की। और नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? तो उत्तर प्रदेश था, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य था वर्ष 2020-21 में, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2020-21 में महत्वपूर्ण फसलों के 3 बड़े उत्पादक राज्य को, ठीक है। तो चावल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, जो प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे पंजाब है, ठीक है। गेहूं उत्पादन की बात किया जाए तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा पश्चिम पंजाब में होता है, ठीक है। मक्का उत्पादन की बात किया जाए तो कर्नाटक प्रथम पे है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है, ठीक है। और मोटे अनाज की बात किया जाए, राजस्थान प्रथम पे, कर्नाटक दूसरे पे और महाराष्ट्र तीसरे पे है। और तूर या अरहर की बात किया जाए तो महाराष्ट्र प्रथम पे है, कर्नाटक दूसरे पे है, तेलंगाना तीसरे पे है। चना की बात किया जाए, मध्य प्रदेश प्रथम उत्पादन है,
फिर महाराष्ट्र दूसरे पे, राजस्थान तीसरा उत्पादक राज्य है। दालें, कुल दालें की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, राजस्थान दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पे उत्पादित राज्य है। ठीक है। कुल खाद्यान्न, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है और पंजाब तीसरे स्थान पे है, जहाँ पे कुल खाद्यान्न उत्पादन होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो कौन सा है तिलहन उत्पादन में? तो राजस्थान प्रथम स्थान पे है, गुजरात दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। आइए अन्य प्रमुख फसलों के 3 बड़े उत्पादक राज्य को देखते हैं। तो फसलों की बात किया जाए तो मूंगफली में सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, इसे याद रखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का आता है, दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। और रेपसीड और सरसों उत्पादन में राजस्थान प्रथम पे है, मध्य प्रदेश दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पे है। ठीक है। सोयाबीन की बात किया जाए, सोयाबीन उत्पादन में सर्वाधिक सोयाबीन महाराष्ट्र में, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान है। और सूरजमुखी की बात किया जाए, सूरजमुखी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम पे है, हरियाणा दूसरे पे और ओडिशा तीसरे स्थान पे है। गन्ना उत्पादन की बात किया जाए तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक है। कपास उत्पादन की बात किया जाए, देखिए गन्ना हो गया, कपास हो गया और जूट मेस्ता हो गया, ये चारों प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, इसे आप सभी याद रखिएगा। तो कपास की बात किया जाए, सर्वाधिक कपास महाराष्ट्र में उत्पादित होता है, दूसरे स्थान पे गुजरात में, तीसरे तेलंगाना में होता है। और जूट एवं मेस्ता की बात किया जाए, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान रखता है, बिहार दूसरे पे, असम तीसरे पे है। ठीक है, जूट और मेस्ता उत्पादन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 3.9%। ठीक है, 3.9% 2021-22 में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। और वहीं पे बात करते हैं उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में 11.8% की वृद्धि हुई है और सेवा क्षेत्र में 8.3% की वृद्धि हुई है। कृषि की बात किया जाए तो कृषि उत्पादन में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब डाटा पूछा जाता है, आप सभी इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष निर्यातक गंतव्य देश था? तो सर्वाधिक निर्यात यूएसए में हुआ है भारत के। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। संयुक्त अरब अमीरात और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। ठीक है, भारत में निर्यातक की बात किया जाए तो भारत सर्वाधिक निर्यात यूएसए में करता है, दूसरे स्थान पे यूएई को करता है जो संयुक्त अरब अमीरात है, तीसरे पे चीन को करता है। और वहीं आयातक की बात किया जाए तो सर्वाधिक आयात भारत चीन से करता है, दूसरे स्थान पे यूएई से और तीसरे पे यूएसए से करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है? तो 633.6 बिलियन डॉलर तक। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर स्तर पर पहुंच गया है? 633.6 बिलियन डॉलर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आप सभी इस डाटा को ध्यान दीजिएगा, ये सब आता है। नवंबर 2021 तक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। ठीक है, और भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। ये सभी इंपॉर्टेंट डाटा है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। और वर्ष 2010 से 2021 के दौरान वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में वर्ष 2020 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, और भारत की बात किया जाए तो भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में शीर्ष निर्यातक मद क्या है? तो सर्वाधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद का किया जाता है। ठीक है, भारत सर्वाधिक निर्यात किसका करता है? तो पेट्रोलियम उत्पाद का करता है। दूसरे स्थान पे मोती, कीमती अर्ध कीमती पत्थरों का करता है। तीसरे स्थान पे लोहा और इस्पात का निर्यात करता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ये सब प्रश्न आप सभी ध्यान दीजिएगा। तो भारत सर्वाधिक निर्यात किसका करता है? पेट्रोलियम उत्पाद का करता है। और दूसरे स्थान पे मोती और कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का करता है। तीसरे पे लोहा और इस्पात का करता है। वहीं बात किया जाए आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में
शीर्ष आयातक मद क्या रहा? तो पेट्रोलियम क्रूड रहा। पेट्रोलियम क्रूड सर्वाधिक आयात करता है भारत, और दूसरे स्थान पे स्वर्ण करता है, और तीसरे स्थान पे पेट्रोलियम उत्पाद करता है, आयात करता है भारत। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किस देश को $500 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो श्रीलंका की है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किस देश को $500 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की? श्रीलंका को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, इसके अनुसार वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत आकलित की गई है? तो 9% की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो इसके अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी 9% आकलित की गई है, इसे ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जनवरी 2022 जारी की गई। इसके अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की गई है? तो 8.3% की गई है। ठीक है, जिसके वर्ष भारत के संदर्भ में बात किया जा रहा है, जिसके वर्ष 2022 में 8.3% और 2023 में 6.8% रहने का अनुमान है। और वैश्विक विकास दर की बात किया जाए 2021 में 5.5% आकलित की गई है, 2022 में 4.1% का अनुमान है, और 2023 में 3.2% का अनुमान है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक की 2 पहलों का शुभारंभ किया है। इन पहलों के नाम क्या हैं? तो आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना, और दूसरा है रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना है। ठीक है, ये दोनों को आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल के पानी के कनेक्शन के प्रावधान के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो 1882 करोड़ रुपए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ नवाचार को बढ़ावा देने और दोनों देशों में छोटे और मध्यम आकार की फर्मों द्वारा दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास को गति देने के लिए समझौता किया है? तो इजराइल के साथ किया है। ठीक है, भारत सरकार ने इजराइल के साथ नवाचार को बढ़ावा देने और दोनों देशों में छोटे और मध्यम आकार की फर्म द्वारा दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास की गति देने के लिए यह समझौता किया गया है। तो किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और इजराइल के बीच। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ श्रमिकों को देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो श्रमिक मित्र योजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ श्रमिकों को देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो श्रमिक मित्र योजना शुरू की है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 30 साल से अधिक उम्र के लोगों को गैर संचारी रोगों से बचाने और उनकी जांच करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो निरामय गुजरात योजना शुरू की है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। गुजरात सरकार द्वारा 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को गैर संचारी रोगों से बचाने और उनकी जांच करने के लिए निरामय गुजरात योजना शुरू किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है, किसानों को पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत की है? तो हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने किसानों को पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी इसे ध्यान दीजिएगा। नवंबर 2021 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्थानीय व्यवसाय और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए किस ऑनलाइन कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? 250 मिलियन, 250 मिलियन डॉलर ऋण देने की समझौता पर मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। 17 राज्यों में फैले 11 औद्योगिक गलियारों को विकसित करने के लिए कुल 500 मिलियन डॉलर के ऋण का यह पहला कार्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के ई जागरूकता कार्यक्रम को किस नाम से शुरू किया है? तो संभव नाम से किया है। संभव कार्यक्रम के नाम से ई जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल पे के साथ किया है। गूगल पे के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए समझौता किया है। और नेक्स्ट है, गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर की निःशुल्क जांच के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल शुरू की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर की निःशुल्क जांच के लिए स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल शुरू किए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने होम लोन देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने होम लोन देने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 90 लाख रुपए का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रिजर्व बैंक द्वारा वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड पर 90 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ कहाँ से किए हैं? तो वाराणसी से किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ वाराणसी से किए हैं। इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से इन प्रश्नों को यहीं पे रोकते हैं। बचे हुए प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जल्द ही उस वीडियो को लेकर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।